আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন। মনে রাখবেন, বাংলায় যদি আগুন লাগান, আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেবো। আমরা বলেছিলাম। Sir, I want to ask our Honorable Home Minister some questions regarding this massacre, but I congratulate him that he has strongly condemned the incident. And I remember that last time when innocent Santal Adivasis were killed, our Home Minister, he went to पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीधे सीधे पूरे देश को धमकी दे डाली है कि यदि भारतीय जनता पार्टी बलात्कार और हत्या के विरुद्ध आंदोलन करती रही तो मैं पूरे देश में आग लगा दूंगी। ममता ने कहीं फुल स्टॉप नहीं लगाया, कहीं कॉमा नहीं दिया, कहीं कॉलम, सेमी कॉलम और ना ही अपनी बातों को ब्रैकेट में रखा। कहने का मतलब बिना किसी किंतु परंतु के ममता बनर्जी ने ऐसी धमकी दे डाली है जिसको यदि हल्के में लिया जाए तो फिर राहुल गांधी सेकेंड वाली धमकी होगी हो, क्योंकि राहुल गांधी को हम पप्पू समझते रहे और हम ममता बनर्जी को मोमता समझते रहे। वो मोम नहीं है, वो बहुत ही खतरनाक सरिया है। इसलिए मैं बार बार इस बात को कहने के साथ आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव के साथ अपनी बातों को आपसे साझा करूंगा। स्वागत है आपका इस वार्ता में। मैं हूं शिवचरण सिंह और मैं सबसे पहले यह कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ममता के इस बयान को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी का यही एंटीसीडेंट है। आपको मैंने 2 वीडियोस क्लिप और भी दिखाए शुरू में ममता बनर्जी के उस स्पीच के अलावा। एक में आपने देखा होगा कि राज्यसभा में एक व्यक्ति खड़े होकर के अपनी बात कह रहा है, उसका नाम है अहमद हसन इमरान। 2014 में ममता बनर्जी ने उसे राज्यसभा का मेंबर बना करके भेजा था टीएमसी की ओर से। दूसरे क्लिप में बताने की आवश्यकता नहीं है, शाहजहां शेख नाम का वो बहुत बड़ा बलात्कारी हत्यारा जो संदेश खाली में हिंदुओं के विरुद्ध एक तरह से शाहजहां का बाप जो था औरंगजेब, उसकी भूमिका में था। आप शायद समझ गए होंगे, मैं शाहजहां का ऐसे तो उसे इतिहास में दूसरे क्रम में बताया जाता है, लेकिन कहने का मतलब जितना क्रूर शाहजहां था उससे कहीं अधिक क्रूर था उसका बेटा औरंगजेब, और इसीलिए ये जो शाहजहां शेख है वो औरंगजेब ही था वास्तव में। तो ये दोनों प्यादे जो लाइमलाइट में आते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अहमद हसन इमरान पाकिस्तानी मूल का व्यक्ति भारत आ जाता है, भारत में रहने लगता है। जब वो पाकिस्तान में था तो उसके टेरर लिंक्स थे, वहाँ पे वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ था। यहाँ आने के बाद वो टीएमसी ज्वाइन कर लेता है। ममता उसे अपने पार्टी में बहुत महत्वपूर्ण स्थानों पर रखती है। अभी जिस वक्त मैं ये बात कह रहा हूँ, यानी राज्यसभा का टर्म खत्म होने के बाद आज वो वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन है। नाम क्या है? अहमद हसन इमरान। इसका एंटीसीडेंट क्या है? इसकी पृष्ठभूमि क्या है? आतंकवादी। शाहजहां शेख जो ममता बनर्जी का, उसके बहुत सारे दाहिने हाथ हैं, तो उसका एक दाहिना हाथ शाहजहां शेख है, वो खुल करके इसके समर्थन में आती है। और जहां तक बात है, आपने वो स्पीच वो शुरू में देखा होगा राज्यसभा में, उसके क्वेश्चन पूछने का तरीका बहुत मीठी आवाज में पूछ रहा है, लेकिन बैकग्राउंड को कभी भूलना नहीं चाहिए। जो टेररिस्ट लिंक इसके साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा थोड़ी है कि लिंक को स्नैप कर दिया गया है। वो कभी भी उस, या तो ये मेन आदमी है तो उधर में जो स्लीपर सेल है उसको एक्टिवेट कर देगा, यदि ये स्लीपर सेल है तो इसको उधर से एक्टिवेट कर देंगे। ये है ममता। इसकी धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता है, और राहुल की धमकी को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है। राहुल ने क्या कहा था? यदि 2024 के चुनावों के परिणाम 4 जून को हमारे अनुकूल नहीं हुए तो हम देश में आग लगा देंगे। चलिए 99 मिल गया, उसको लगा कि बहुत अनुकूल है, चुप हो गया। जिस विषय की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं, क्योंकि आज देश के शत्रुओं की आंखें
भारत पर लगी हुई, टिकी हुई नहीं है, लगी हुई हैं। टिकना अलग होता है कि हमारी आंखें टिकी हुई हैं, हम देख रहे हैं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, और आंखें लगी हुई हैं मतलब वे गिद्ध दृष्टि से, वे बाज और चील की दृष्टि से, झपट्टा मारने वाली दृष्टि से भारत की ओर देख रहे हैं। इसके रिहर्सल जारी हैं। नेपाल में बहुत लंबे समय से चीन इसकी रिहर्सल करता रहा, श्रीलंका में करता रहा, आपने देखा मालदीव्स में भी तरह तरह के इस तरह के रिहर्सल होते रहे, लेटेस्ट बांग्लादेश में हुआ। ऐसे तो कहा जाता है कि एक ही डीप स्टेट है। डीप स्टेट का मतलब वे शक्तियां जो प्रत्यक्ष रूप में किसी देश की सरकार नहीं बनाती, लेकिन अमेरिका इत्यादि जो बड़े बड़े पावरफुल देश हैं उनके पीछे की जो, जिसे कहते हैं सत्ता में आने वाला तो 5 साल रहेगा या 6 साल या 10 साल रहेगा, लेकिन वे शक्तियां परमानेंट और पैरेलल चलने वाली हैं, उसे ही डीप स्टेट कहते हैं। उसमें बहुत सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट रहता है, उनका वेस्टेड इंटरेस्ट रहता है, उसमें बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े उद्योगपति, बहुत बड़े बड़े फार्मा इंडस्ट्री के, जिसे आइकॉन, या जिसे आइकॉन तो कहना क्या है, वो मतलब वो जिसे कहते हैं ना कि बहुत बड़े बड़े जो ग्लोबल लेवल पे जो फिगर्स हैं वे सब रहते हैं। उनका इंटरेस्ट होता है कि पूरी दुनिया में जहां सबसे बड़ा मार्केट हो उस मार्केट पे उनका फुल कंट्रोल हो, कहीं से भी किंतु परंतु ना हो। तो ये जो लॉबी है, माफिया है, ये जो बड़े बड़े डीप स्टेट के मेंबर्स हैं, वो अपना काम, कोई भी सरकार अमेरिका में आए, कोई भी सरकार किसी भी देश में आए, लेकिन डीप स्टेट का जो पैरेलल गवर्नमेंट है वो हमेशा चलता रहता है, बिकॉज दे आर डीलिंग विथ एंड दे कीप ऑन डीलिंग विथ मनी मसल एटसेट्रा। तो वे लोग हर समय उनको चुनते हैं। महुआ मोइत्रा को हम क्यों भूल जाते हैं? महुआ मोइत्रा ने अपना जो पार्लियामेंट्री जो एसेट्स था, विशेष करके सॉफ्टवेयर वाला, उसका एक्सेस दे रखा था दूसरों को। तो ये लोग किसी भी तरह से जब देश में सत्ता पाना चाहते हैं, और इनकी मंशा डीप स्टेट यानी कि भारत विरोधी शक्तियां, अमेरिका, चीन, यहाँ तक कि रूस भी किसी समय, तो ये लोग क्या करेंगे? ऐसे लोगों को खरीद लेंगे। इनको खरीदना कितना बड़ा है? जो बाहर से टेररिस्ट लिंक वाला व्यक्ति को राज्यसभा में भेज सकता है, जो ममता भेज सकती है, जो शाहजहां से एक रेपिस्ट, मर्डरर, और ठीक शाहजहां अपने नाम की तरह ही क्रूर, उस व्यक्ति को वो अपने संरक्षण में रख करके उसका हेल्प लेती हो चुनाव जीतने में, हिंदुओं को डराने में, उससे आप क्या अपेक्षा करते हैं कि वो देश हित में, राष्ट्र हित में किसी भी डीप स्टेट के हाथों नहीं बिकेगी? अरे वो बिक चुकी है, राहुल बिक चुका है, लालू और उसका पूरा वो जो लल्ला लल्लू लल्ली है ना, वो सब बिक चुके हैं। तृणमूल बिका हुआ है, सपा बिका हुआ है, बसपा भी बिका हुआ, और जो नहीं बिका हुआ है वो 1 मिनट में बिक जाएगा। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बिकी हुई है, डीएम की। बिके हुए से मेरा मतलब है कि दे आर अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ दिस डीप स्टेट फोर्सेस। ऐसे में अगर ममता कह रही है कि बंगाल में अगर तुम रेप और मर्डर के विरोध में आंदोलन करोगे तो मैं पूरे देश में आग लगा दूंगी, देखिए कितना बड़ा ऑक्सीमोरन है। रेप हो, मर्डर हो, तुम चुप रहो, जैसे चल रहा है चलने दो, आवाज मत उठाओ। आवाज उठाओगे तो पूरे देश में आग लगा देंगे। किसके बल पे बोल रही है? या तो पाकिस्तान के उस टेररिस्ट के बल पे बोल रही है जिसके लिंक वाले आदमी को उसने माइनॉरिटी कमीशन ऑफ वेस्ट बंगाल बना रखा है, या तो फिर वो डीप स्टेट जिनसे वो पैसा लेकर के सारा काम करती है, सारी चीज़ों को फैसिलिटेट करती है, उसके बल पे बोल रही है, या फिर इंडी अलायंस में जितने लोगों ने जो अलग अलग डीप स्टेट के फोर्सेस से पैसे लेकर के देश में एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ को अंजाम दे रहे हैं, उनके बल पे बोल रही है। अगर ममता बनर्जी के इस धमकी को ऐसे ही हल्का लिया गया तो फिर हमें कुछ कुछ चीज़ों को याद करना पड़ेगा। मोदी जी जब पंजाब गए थे तो उनके ऊपर एक तरह से पॉलिटिकल अटैक करने की तैयारी थी, जो किसी भी समय पे फिजिकल अटैक भी हो सकता था। आपने ट्वीट कर दिया कि मैं चन्नी यानी कांग्रेस गवर्नमेंट के राज्य से मैं जिंदा बच के निकल गया। लोगों ने इसे हंसी में उड़ा दिया। हंसी में उड़ाने वाली बात थी ये। बंगाल में जब कभी अमित शाह को या नरेंद्र मोदी को आना होता है तो क्लियरेंस लेना पड़ता है, और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि नहीं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज नॉट कंपेटेबल विथ योर अराइवल,
तो इसकी यह कह करके ममता उसे मना कर देती। यहीं आकर के मैं अपने अब सुझाव वाले पॉइंट पे आता हूँ। क्या है मेरा सुझाव? हम लोगों को जो क्लास 10 तक पढ़ते हैं उसमें तो सामान्य नागरिक शास्त्र पढ़ाया जाता है। बाद में जो लोग थोड़े हायर स्टडीज़ में जाते हैं, +2 के लेवल्स में और उससे ऊपर भी, उन्हें बताया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ कुछ चीज़ों को तो क्लास 9-10 में भी बताया जाता है, जो बेसिक फीचर्स हैं। उनमें से एक फीचर है कि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर। इस पर बहुत डिटेल में बात हो सकती है कि ये फेडरल स्ट्रक्चर आया कहाँ से। एक बहुत ही खतरनाक और घातक प्रस्ताव आया था भारत में फरवरी 1946 में, जिसे हम कैबिनेट मिशन कहते हैं। कैबिनेट मिशन के आने के बाद भारत में फेडरल स्ट्रक्चर को लेकर के तमाम चर्चाएं हो रही थी, बहुत तरह का विरोध वगैरह भी हो रहा था, लेकिन अंततः इस फेडरल स्ट्रक्चर को मान लिया गया था। लेकिन फिर नेहरू ने कुछ ऐसा उत्पात किया, वो बात चली गई। लेकिन वो जो फेडरल स्ट्रक्चर था वो बहुत खतरनाक था। उसके बाद संविधान निर्माताओं ने जो फेडरल स्ट्रक्चर एडॉप्ट किया 1950 में, हम उसके लाइट में आज कुछ बात करने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान के 7वें शेड्यूल में यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट की चर्चा है। किन किन विषयों में केंद्र का एकाधिकार रहेगा कानून बनाने का, किन किन विषयों में स्टेट्स के अपने अधिकार होंगे कानून बनाने के, और कौन से ऐसे विषय होंगे जहां स्टेट और यूनियन दोनों मिलकर के कानून बनाएंगे। अंततः उद्देश्य है देश को बढ़िया से चलाना, देश का विकास करना। हमने मान लिया। लेकिन जब स्टेट और यूनियन लिस्ट का डिवीजन हो रहा था तो लॉ एंड ऑर्डर को स्टेट को दे दिया गया, क्योंकि स्थानीय पुलिस रहेगी, स्थानीय लोग रहेंगे तो स्थानीय समस्याओं को बेहतर समझेंगे और उनका बेहतर समाधान कर पाएंगे। एकदम सही, क्या गलत है? लेकिन बात केवल इतनी सी नहीं है। आज जब एक तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि उस कूड़े कबाड़े संविधान के मैं पक्ष में हूं नहीं। संविधान में जब इतने अधिक अमेंडमेंट्स हो चुके हैं और आज इसी संविधान को बदलने को लेकर के मोदी सरकार को इतने कम सीट मिले जैसा माना जाता है, हालांकि मेरा मानना वो नहीं है, उसके पीछे और कारण है। मोदी का राष्ट्रीय मुद्दों को छोड़ना कारण है, जो भी हो। लेकिन कहा जाता है कि संविधान बदल देंगे, ऐसी बात को फैला करके जो ओबीसी और दलित वोट्स है उसको जो है पूरी तरह से पोलराइज किया गया अगेंस्ट मोदी गवर्नमेंट। लेकिन मैं मानता हूं कि संविधान को बदलना ही नहीं चाहिए, इसे उठा के कूड़े में फेंक देना चाहिए। इसमें मैं कई बार पहले भी बात कर चुका हूं और आगे भी करूंगा। लेकिन अभी जो पर्पस है, चलिए जब तक संविधान है, इसमें तमाम अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, तो फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अमेंडमेंट करके इसके 7वें शेड्यूल में, जो क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। शुरू में जब स्टेट, यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट बनाई गई थी तो यूनियन में 97 ऐसे सब्जेक्ट्स थे या क्षेत्र थे जो दिया गया था। बाद में उसको 100 कर दिया गया। तो अगर हम एक और बढ़ा दें, 2 और घटा दें, या 15 और बढ़ा दें, 15 और घटा दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अमेंडमेंट उस चीज़ को फैसिलिटेट कर सकता है। आज लॉ एंड ऑर्डर को जैसे कह सकते हैं कि फिर से डिफाइन करके जो कि स्टेट को दिया गया था उसे यूनियन को देना चाहिए, यानी कॉन्करेंट लिस्ट में डाल करके, पूरी तरह से नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरी तरह से यूनियन ही लॉ एंड ऑर्डर को ले ले। लॉ एंड ऑर्डर को कॉन्करेंट लिस्ट में ले करके, इसमें जैसे कहते हैं ना कि हम एसेट का डिवीजन कर लें 60-40, 50-50, 70-30 ऐसे, तो स्टेट पे ज़्यादा लोड देने की जरूरत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर में ट्रैफिक ले लो, स्टेट, छोटे मोटे जो झगड़े होते हैं, सिविल डिस्प्यूट्स होते हैं, उसको ले लो, उसी के हिसाब से प्रिजन में भी डिवीजन कर लो। लेकिन अब चूंकि मामला वो नहीं रह गया कि छोटे मोटे झगड़े हो रहे हैं और झगड़ा करके भागने के लिए किसी भी क्रिमिनल के पास मोटरसाइकिल भी नहीं है। वो जमाना क्या, जब संविधान बना था तो लोगों के पास जो सबसे महत्वपूर्ण, अगर किसी को बहुत बड़ी लग्जरी होती थी तो कोई 2 व्हीलर होता था। आज 2 व्हीलर लग्जरी नहीं है। आज अगर किसी के पास 2 व्हीलर है तो किसी को सामने आकर के नहीं कहता कि मेरे पास 2 व्हीलर है, क्योंकि उसे लगता है कि सामने वाला जरूर बहुत बड़ा 4 व्हीलर और कोई एसयूवीज वाला होगा तो उसके सामने 2 व्हीलर कहने पे बड़ी लज्जा आएगी। आज जो हमारा
सामाजिक और आर्थिक ढांचा जो बन चुका और बदल चुका है, उसमें क्राइम ने भी नए शक्ल अख्तियार कर लिए हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर को यूनियन लिस्ट में और स्टेट लिस्ट दोनों को अलग करके रखने से अच्छा है, और एकदम आज अनिवार्य है कि उसे कॉन्करेंट लिस्ट में रखा जाए। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स चाहे जो हो, जैसे हो, जहां हो, वो स्टेट और सेंटर दोनों मिलके देखें। जो छोटे मोटे झगड़े हैं, कहीं पे अचानक किसी रोड रेज में झगड़ा हो गया, कहीं पे कोई गली मोहल्ले में कोई झगड़ा हो गया, इस तरह के मामलों के लिए लोकल थाने रहें, या लोकल थाने का एक सेक्शन रहे। आज जब देश को जलाने की धमकी दी जा रही है, जहां स्टेट मशीनरी स्वयं डीप स्टेट के गोद में जाकर के बैठ जा रही है, पंजाब हो, वेस्ट बंगाल हो, या जहां जहां भी कांग्रेस की सरकारें रही है, महाराष्ट्र में अभी हमने बीते समय में देखा, पूरी तरह से बिकी हुई सरकार थी, एकदम खुलेआम गुंडागर्दी। पालघर में साधुओं की हत्या हो जा रही है, कोई बोलने वाला नहीं है। पुरुलिया में जाकर के साधुओं को पकड़ करके पीटा जा रहा है, कोई बोलने वाले नहीं, कहीं से कोई आवाज नहीं। जहां इस तरह के, सबसे पहले हर इंसिडेंट को थाना अपने हिसाब से रजिस्टर करे, एफआईआर ले, स्वतः संज्ञान ले, लेकिन एक बार जब ये डिसीजन हो जाए कि नहीं, ये मामला स्टेट का वो लोकल मामला नहीं है, ये सेंटर का मामला है, तब स्टेट, जो पुलिस तो स्टेट की ही रहेगी, लेकिन इसमें इंटरवेंशन और संचालन यूनियन का होगा। आज जितने बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, उसमें स्टेट क्या कर रहा है? ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर संभालना होगा। अगर वेस्ट बंगाल में जिस प्रकार से बीते दिनों रेप एंड मर्डर के विरोध में प्रदर्शन हुआ, अगर ये पूरी की पूरी मशीनरी यूनियन में रहती तो भी ऐसा थोड़ी था कि वो मुक्त देखते रहते, वो भी इंश्योर करते कि नहीं भाई आप धरना कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, एक सीमा तक रहिए, उतना वो भी काम करती। लेकिन उनके ऊपर अत्याचार नहीं करती, गोलियां नहीं चलवाती, गुंडों को घुसा करके तहलका नहीं मचवाती, क्योंकि ये मामला स्टेट का नहीं रह जाता है, ये मामला सीधे स्टेट प्लस यूनियन का हो जाता है। प्रधानमंत्री का पंजाब से आना हो रहा है, वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, और आप कहेंगे नहीं ये तो मामला लॉ एंड ऑर्डर का है, स्टेट देखेगी। क्यों स्टेट देखेगी भाई? तुम्हारा चीफ मिनिस्टर विदेशों के देश विरोधी शक्तियों से बिका हुआ है, क्यों स्टेट देखेगी? सेंटर देखेगी। ये हर जगह, मैं एकदम नहीं कह रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से यूनियन के पास होना चाहिए, डिवाइडेड होना चाहिए, कॉन्करेंट लिस्ट में होना चाहिए। कॉन्करेंट लिस्ट में जब आप एग्रीकल्चर को डाल सकते हैं, एजुकेशन को डाल सकते हैं, तो फिर आप ये तो नहीं कह रहे हैं कि भाई पूरी तरह से स्टेट को कैसे दे सकते हैं। डिफेंस को आपने लिया, डिफेंस ठीक है, डिफेंस में स्टेट का कोई से नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरह से बॉर्डर्स और फिर विदेशी शक्तियों से डील करता है। लेकिन आज विदेशी शक्तियां तो हर स्टेट में घुसी हैं। स्टेट में क्या, लेजिस्लेटर्स के रूप में हैं, खड़ी हैं, तो उनको कौन देखेगा? आज इस बात को आप याद कीजिए, लालू यादव जब चारा घोटाले में गया था तो वो मामला स्टेट का नहीं था, वो मामला देश को खोखला करने वाले भ्रष्टाचार का था। और वो जो बेऊर जेल में बैठा हुआ था, जितने समय तक वो रांची जेल में था, उतने समय तक जब जब वो अपने अनुकूल जो उसकी गवर्नमेंट रही थी यहाँ पर हेमंत सोरेन की, तब तक उसको एक रिम्स का लग्जरी कॉटेज मिला हुआ था। और बेऊर जेल में तो रहता था दिखाने के लिए, उसमें उसने 5 स्टार से बेहतर फैसिलिटीज अपने लिए रखी हुई थी। हेमंत अभी जेल में गया था, तो क्या वो जेल में था? वो पूरी फैसिलिटीज में था। तो फिर सजा किसको दे रहे? बस इतना है कि वो पब्लिकली कहीं आकर के भाषणबाजी नहीं कर सकता है, फोटो नहीं खिंचवा सकता है, प्रेस को स्टेटमेंट नहीं दे सकता, बाकी तो हर गतिविधि उसके लिए फ्री है। वो जब चाहेगा घर आ जाता है, एकदम टेक इट फॉर ग्रांटेड। बस वो उसके घर आने की प्रक्रिया ऐसी नहीं होती है कि वो जेल से खुलेआम निकलेगा, नहीं, जेल के भीतर से गाड़ी निकलेगी, काले शीशे में निकलेगी, घर के भीतर घुस जाएगी, कुछ लोग को पता रहेगा, वो मजे में घर में आएगा, सोएगा। रहते हैं कि नहीं 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 नहीं, जेल हो गया तो जेल नहीं, जेल में थोड़ी सी स्वतंत्रता बाधित होती है, यानी जिसको कहते हैं फोटो ऑप की, बाकी सारी स्वतंत्रता जो है उसे रहती है। तो ऐसे में जब सेंटर और स्टेट के बीच में एक बहुत ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन होगा लॉ एंड ऑर्डर को लेके, तो ये मामला कंट्रोल में आएगा। और तब जो डीप स्टेट की शक्तियां हैं, जो देश, अब इसको अगर हम डीप स्टेट ना कह करके राष्ट्र विरोधी कहें, क्योंकि मैं बार बार ही कह रहा हूं, श्रीलंका बांग्लादेश केवल रिहर्सल था। रिहर्सल में उन लोगों ने 2-3 बड़े बड़े जो कह सकते हैं कि राष्ट्राध्यक्ष थे, उन्हें हटा दिया। निशाने पर मोदी हैं। मोदी चाहे जितना कहीं भी हमारे एजेंडे के विरुद्ध काम करें,
लेकिन कम से कम एक इमेज तो, जैसे आरएसएस की इमेज है हिंदू संगठन की, वो हिंदू संगठन नहीं है, मैं जानता हूँ। बीजेपी की इमेज है हिंदुओं के हित में काम करने, मैं जानता हूं नहीं करती, एक लेकिन कभी कर सकती है। आरएसएस कभी कर सकती है क्योंकि कभी करती थी, तो इसीलिए कभी कर सकती है। इस इमेज के नाते ही सही इन बड़े बड़े संगठनों को और इनके रिप्रेजेंटेटिव जो गवर्नमेंट्स हैं उनको रहना चाहिए, भले ही मुखौटे की तरह। इतना ही मेरा कहना है। लेकिन अगर हम इस धमकी को एकदम हल्के में लेंगे, अरे यार ममता का काम है बोलना, बोलने दो, तो फिर हम एक और खतरनाक, क्योंकि कहा था ना ओवैसी ने, क्यों भूल जाते हैं, अरे शत्रु एक हो तो गिनती करे ना। पूरे कहने का मतलब है, किसी ने कहा था कि हर डाल पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। अरे एक उल्लू को देख लिया तो आदमी कहता है उल्लू है, और यहां हर डाल पे उल्लू बैठा हुआ है, क्या होगा हमारा अंजाम। जिसे अब चलिए ठीक है, उर्दू के शब्द हैं वतन, वतन रूपी गुलिस्ते का अंजाम क्या होगा, ही तो होगा। पंजाब विदेशी शक्तियों के हाथ में है, पश्चिम बंगाल विदेशी शक्तियों के हाथ में है, कर्नाटका अभी विदेशी शक्तियों के हाथ में है, हिमाचल उसी तरह से विदेशी शक्तियों के हाथ में है। कल जम्मू और कश्मीर में चुनाव होंगे और एनसीपी कांग्रेस का जो, जिसको कह सकते हैं कि क्रूवल नेक्सस अगर सक्सीड कर गया तो वो फिर से विदेशी हाथों में। चलिए लॉ एंड ऑर्डर आप नहीं ले सकते क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है अभी विशेष करके, लेकिन बाकी मसलों पे, बाकी चीज़ों में तो आप जितने नीतिगत और भी चीज़ें हैं, फिर टेररिज्म को तो बढ़ावा। अब कोई चीफ मिनिस्टर ही अपने घर में चारों तरफ अपनी सुरक्षा में ही टेररिस्ट को रख ले, क्या कर लेंगे। नहीं भाई, ये तो हमारा जम्मू कश्मीर का नागरिक है, अरे तो वही ना, उसी नागरिक में से ना कोई जाके टेररिस्ट बन रहा है। तो ऐसे अगर आप ऊपर से गिनती शुरू कर दें तो जम्मू एंड कश्मीर into the hands of the anti-national forces, Kerala into the hands of the anti-national forces, Karnataka same, तमिलनाडु मोरलेस वही अवस्था में है, थोड़ा सा बच जाता है आंध्रा, थोड़ा सा वो भी कहता हूं क्योंकि वहां कुछ अच्छे लोग आ जाते हैं, तेलंगाना सेम, उड़ीसा बेहतर हाथों में है, झारखंड की संभावना हमेशा उलट पुलट हाथों में ही रहती है। संभव है बीजेपी आ जाए अगली बार तो ठीक हो जाए। पश्चिम बंगाल की काउंटिंग हम कर चुके हैं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अभी कम से कम संभले हुए हैं, संभले रहेंगे, उत्तर प्रदेश संभला हुआ है, संभला रहेगा, राजस्थान में संभलने की संभावना बनी रहती है, बनी रहेगी, दिल्ली में कभी उतना खतरा नहीं है, हरियाणा कब दूसरे करवट बैठ जाए कोई ठिकाना नहीं है, नॉर्थ ईस्ट की में अगर आसाम की बात कहें तो हम निश्चिंत रह सकते हैं, लेकिन बाकी के स्टेट में जो इंटरनल और बीनीथ द ग्राउंड सिमरिंग है वो हमें दिख रहा है। मिला जुला करके अगर हम देखें तो हम ये पाएंगे कि आज देश जल रहा है। जिधर उंगली उठा करके देख लीजिए उस शाख पर एक खतरनाक टेररिस्ट के रूप में उल्लू बैठा है जिसे देश नहीं दिख रहा है, राहुल को देश नहीं दिख रहा है, ममता को देश नहीं दिख रहा है, और इन दोनों के पीछे वो डीएमके वालों को देश नहीं दिख रहा है, सीपीआई सीपीएम को देश नहीं दिख रहा है। अरे आप इनके प्रवक्ताओं को टेलीविजन स्क्रीन पे देखिए ना, कैसे बात करते हैं ये। अभी मैं इस वीडियो पे ममता की उस धमकी को सिर्फ इसलिए मैंने कहा कि मोदी को ममता बनर्जी की इस धमकी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, उपाय करना चाहिए और इस दिशा में बढ़ना चाहिए, इस प्ली पे बढ़ना चाहिए। अगर कल को बहुत अधिक मेजोरिटी आ जाती है बीजेपी की तो इस आधार पर आगे जाना चाहिए कि भाई देखिए अब जो है लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बदल चुका है। बहस कीजिए पार्लियामेंट में, कीजिए ना भाई, चलिए ना 50-50 दिन तक बहस कीजिए, लेकिन नैरेटिव बिल्डअप कीजिए, देशवासियों से आप उस पर वोट ले लीजिए कि बताइए जहाँ पर साइबर क्राइम हो रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहे हैं, क्राइम करने वाला है वेस्ट बंगाल में, उसका कंट्रोल करने वाला पाकिस्तान में, क्राइम करने वाला है झारखंड बिहार में, उसका कंट्रोल हो रहा है केरला से, क्राइम हो रहा है यूपी में, कंट्रोल हो रहा है पंजाब से। ऐसे में आपके स्थानीय पुलिस को परमिशन के चक्कर में भटकती रह जाएगी। एक ऐसा नियम आना चाहिए जो पूरी तरह से इस बात की ओर इशारा करे कि नहीं भाई, हम जो है एक देश में है, एक कानून में है, स्थानीय मसले जिनका नेचर स्थानीय होगा, चाहे वो सिविल के लफड़े हों, जमीन जायदाद के झगड़े हों, इनको या छोटे मोटे ऐसे छिटपुट क्राइम जो ट्रैफिक और ऐसे रिलेटेड हैं वो स्टेट देखेगी। बाकी हर मामले में स्टेट और यूनियन दोनों मिल करके लॉ एंड ऑर्डर को संभालेगी। यही मेरा प्ली है और इसी प्ली के साथ मैंने इस वीडियो में इस
ममता रूपी खतरनाक संदेश खाली की शूर्पणखा से मैं सावधान करना चाहता हूं देश को। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।